हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीज आर्ट क्लासेस पे। ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये सभी के सभी मॉडर्न हिस्ट्री के। ओके, तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज के क्लास के, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। यानी कि सर सैयद अहमद खान के द्वारा ये कहा गया था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। सर सैयद अहमद खान के द्वारा जो है ये कहा गया था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपनी विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा? मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहती होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा? ठीक है, तो ये लिखा गया है लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया था कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ किया हुआ? ठीक है, निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में जो है भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? लॉर्ड लीटन के समय। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लीटन के समय। यानी कि लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में जो है भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान होना प्रारंभ हुआ। लीटन के समय में जो है, लीटन के कार्यकाल में जो है भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान होना जो है प्रारंभ हुआ। और लॉर्ड लीटन के समय में ही जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 लाया गया था। और लॉर्ड लीटन के समय में ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का अधिनियम लाया गया था और इसे निरस्त जो है लॉर्ड रिपन के समय में किया गया था। लॉर्ड रिपन के समय में जो है 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है इसे निरस्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर नरमपंथी नेता थे किस क्षेत्र से? अधिकतर नरमपंथी नेता जो हैं वो किस क्षेत्र से थे? इसका आंसर होगा शहरी क्षेत्र से। अधिकतर नरमपंथी नेता जो थे वो शहरी क्षेत्र से थे। अधिकतर नरमपंथी नेता जो थे वो शहरी क्षेत्रों से थे। अब पूछ रहा है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन जो है उपग्रंथी नहीं था? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है मदन लाल, ऑप्शन सी है उधम सिंह, ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वो उपग्रंथी नहीं थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वो उपग्रंथी नहीं थे। बाकी बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, उधम सिंह ये सभी के सभी जो हैं उपग्रंथी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी?
आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। भारत सेवक समाज की स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। भारत सेवक समाज की स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। यानी कि वर्ष 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक संघ यानी कि भारत सेवक समाज की स्थापना किए थे। कब किए थे भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले? तो 1905 में किए थे। भारत सेवक समाज की स्थापना यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कब किया गया था? तो 1905 में किया गया था। रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा है? रजनी पामदत्त ने कहा है वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में ये कहा? तो उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में ये कहा। रजनी पामदत्त जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहे हैं वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने उन्होंने ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठबंधन के बारे में जो है रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जो है रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। अब है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आया? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आया? तो 1906 के बाद। 1906 के बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। 1906 के बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से कब जानना स्टार्ट हो गए? बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से कब जाने लगे? ठीक है, तो ये जो है ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रेंट की हत्या के मामले में अभियुक्त किया था। उसके बाद तिलक दोषी पाए गए थे। उन्हें 18 माह के कठोर कारावास की सजा सुना दी गई थी और जब वो जेल से बाहर निकले तो उन्हें जो है लोकमान्य की उपाधि प्राप्त हुई। ठीक है, अब है निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? ऑप्शन ए है अरविंद घोष, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है जी.के. गोखले, ऑप्शन डी है एस.एन. बनर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। इसका आंसर हो जाएगा अरविंद घोष, यानी कि कांग्रेस के नेता अरविंद घोष जो थे वे गरम दल से संबंधित थे। कांग्रेस के नेता अरविंद घोष जो थे वे गरम दल से संबंधित थे। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1906 में। ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना जो है 15 अगस्त 1906 में हुई। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना जो है 15 अगस्त 1906 में हुई। अब क्वेश्चन है राष्ट्रीय आंदोलन में निम्नलिखित में से किसको नरम दलीय के तौर पे नहीं जाना जाता था? 4 ऑप्शन दिया है और पूछ रहा है राष्ट्रीय आंदोलन में निम्नलिखित में से किसको नरम दलीय के तौर पे नहीं जाना जाता था? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है दादा भाई नारोजी, ऑप्शन सी है M.G. रनाडे, ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, यानी कि बाल गंगाधर तिलक को जो है नरम दलीय के तौर पे नहीं जाना जाता था। यानी कि बाल गंगाधर तिलक को जो है नरम दलीय के तौर पे नहीं जाना जाता था। अब है कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी?
ठीक है। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? तो इसकी जो पद्धति थी वो थी राजवामबद्ध आंदोलन। राजवामबद्ध आंदोलन, ठीक है। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की जो पद्धति थी वो हो जाएगी राजवामबद्ध आंदोलन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। अब है शेर ए पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? शेर ए पंजाब के नाम से जो है कौन मशहूर थे? तो शेर ए पंजाब के नाम से जो है लाला लाजपत राय मशहूर थे। शेर ए पंजाब के नाम से जो है लाला लाजपत राय मशहूर थे। शेर ए पंजाब के नाम से जो है लाला लाजपत राय मशहूर थे। अभिनव भारत से जो है कौन संबंधित है? अभिनव भारत से कौन संबंधित है? अभिनव भारत से कौन संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा बी डी सावरकर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी डी सावरकर, यानी कि अभिनव भारत से जो है बी डी सावरकर संबंधित हैं, ठीक है। अभिनव भारत से जो है बी डी सावरकर संबंधित हैं। अभिनव भारत से जो है बी डी सावरकर संबंधित हैं। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? ठीक है, तो 1908 में किया गया। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास जो है 1908 में किया गया। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास जो है 1908 में किया गया। इसका डिस्कशन देखिए। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ट पर बम फेंका, परंतु किंग्स फोर्ट बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। ठीक है, तो खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो हैं किंग्स फोर्ट पे बम फेंके, लेकिन किंग्स फोर्ट बच गया और दुर्भाग्य से जो है कैनेडी, ठीक है, और दुर्भाग्य से जो है कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री जो है मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुद्दीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दी गई। क्लियर हो गया होगा इसका डिस्कशन। एक बार और रिपीट कर देते हैं। तो मुजफ्फरपुर में जो है किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास जो है 1908 में किया गया, 30 अप्रैल 1908 को, और इसमें जो है खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ट पे बम फेंका, परंतु किंग्स फोर्ट जो है वो बच गया और दुर्भाग्य से जो है कैनेडी की पत्नी एवं कैनेडी की पुत्री जो है मारी गई। प्रफुल्ल चाकी जो है पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर लिए, ठीक है, और खुद्दीराम बोस को जो है गिरफ्तार करके फांसी दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। खुद्दीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था? खुद्दीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था? तो मुजफ्फरपुर में। खुद्दीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था? तो मुजफ्फरपुर में। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? ऑप्शन ए है द हिंदू, ऑप्शन बी है बंगाली, ऑप्शन सी है दी महारता, ऑप्शन डी है द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर जो है द टाइम्स ऑफ इंडिया ही हो जाएगा, यानी कि द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था, यानी कि द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। अब है क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? 4 ऑप्शंस दिया गया है और पूछ रहा है क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी। ऑप्शन ए है संध्या, ऑप्शन बी है युगांतर, ऑप्शन सी है गदर, ऑप्शन डी है यंग इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यंग इंडिया, यानी कि यंग इंडिया पत्रिका जो है वो क्रांतिकारी गतिविधि से जुड़ा हुआ नहीं था।
यंग इंडिया पत्रिका जो है वो क्रांतिकारी गतिविधि से जुड़ा हुआ नहीं था। यंग इंडिया पत्रिका जो है वो क्रांतिकारी गतिविधि से जुड़ा हुआ नहीं था। ओके। और ये यंग इंडिया पत्रिका जो है ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया था। यंग इंडिया पत्रिका जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा जो है लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ और पत्रिका और कुछ और समाचार पत्र और उनके संपादक का नाम देख लीजिए। द हिंदू जो है ये लिखा गया था जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा। द हिंदू जो है ये लिखा गया था जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा। केसरी जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। केसरी जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। बंगाली जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा लिखा गया था। बंगाली जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा लिखा गया था। हिंदुस्तानी जो है गंगा प्रसाद वर्मा के द्वारा लिखा गया था। हिंदुस्तानी जो है गंगा प्रसाद वर्मा के द्वारा लिखा गया था। सुधारक जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा लिखा गया था। सुधारक जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा, यह किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो ये कहा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा। और कब कहा गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया? भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? इसका आंसर हो जाएगा मैडम भिकाजी रुस्तम कामा। इसका आंसर हो जाएगा मैडम भिकाजी रुस्तम कामा। यानी कि मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को जो है भारतीय क्रांति की जननी कहा गया है। मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को जो है भारतीय क्रांति की जननी कहा गया है। मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को जो है भारतीय क्रांति की जननी कहा गया है। मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को जो है भारतीय क्रांति की जननी कहा गया है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को 2-4 बार रिपीट कर देते हैं, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टाइप का ज़्यादा होता है उसको, इसलिए याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब पूछ रहा है कि मैडम कामा ने, ठीक है, अब पूछ रहा है दोस्तों मैडम कामा ने, एक मिनट फ्रेंड, हाँ, अब पूछ रहा है मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? ठीक है, मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो ये फहराया गया था स्टुटगार्ट में। मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को जो है स्टुटगार्ट में फहराया था। ठीक है, कब फहराया था? तो 1907 ईस्वी में। कब फहराया था? तो 1907 ईस्वी में। ठीक है, यानी कि मैडम कामा ने 1907 में जो है प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया था। कहाँ? तो स्टुटगार्ट में। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। इसका आंसर हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। यानी कि लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक जो हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक जो हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक जो हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा हैं।
अब है बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था? विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। ठीक है, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था? विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। तो ये कहा गया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। ठीक है, ये कहा गया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। ओके, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा जो है कहा गया था कि बंगाल विभाजन जो है हमारे ऊपर जो है बम की तरह गिरा है। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा जो है कहा गया था कि बंगाल विभाजन जो है ये हमारे ऊपर एक बम की तरह गिरा है। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? यानी कि बंगाल विभाजन के बाद जो है कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। इसका आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। यानी कि बंगाल विभाजन के बाद जो है स्वदेशी आंदोलन हुआ था। बंगाल विभाजन के बाद जो है स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने, इसका डिस्कशन देखिए, ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी थी। ठीक है, 20 जुलाई 1905 को जो है ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन की निर्णय की घोषणा कर दी थी। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। इसी के बाद के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया और 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? तो 1911 में रद्द हुआ। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? तो 1911 में रद्द हुआ। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? तो 1911 में रद्द हुआ। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो प्रस्ताव का उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो इस प्रस्ताव का उद्देश्य जो था वो था स्वशासन सुनिश्चित करना। ठीक है दोस्तों, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो इस प्रस्ताव का उद्देश्य जो है स्वशासन सुनिश्चित करना। अब है 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। ठीक है, तो ये सब शुरू हुई थी कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। ओके फ्रेंड्स, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में जो है कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई कांग्रेस आंदोलन की रणनीति पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्य पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। ठीक है, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में जो है कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई कांग्रेस आंदोलन की रणनीति पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्य पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने लिखा? मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने लिखा? तो ये लिखा गया था W.W. हंटर के द्वारा। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, ये लिखा गया था W.W. हंटर के द्वारा। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, ये लिखा गया था W.W. हंटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? किस वर्ष जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी?
तो इसकी स्थापना जो है 1924 में हुई थी। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना जो है 1924 में हुई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना जो है 1924 में हुई थी। ओके फ्रेंड्स, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना जो है 1924 में हुई थी और इसके संस्थापक जो थे वो थे सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक जो हैं वो थे सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद। अब है बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? तो बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई। ठीक है, बंगाल विभाजन की घोषणा जो है 19 जुलाई 1905 को की गई। बंगाल विभाजन की घोषणा जो है 19 जुलाई 1905 को की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया था? करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा मदन लाल धिंगरा। इसका आंसर हो जाएगा मदन लाल धिंगरा। यानी कि करजन वायली की हत्या के आरोप में जो है मदन लाल धिंगरा को मृत्यु दंड दिया गया था। करजन वायली की हत्या के आरोप में जो है मदन लाल धिंगरा को मृत्यु दंड दिया गया था। करजन वायली की हत्या के आरोप में जो है मदन लाल धिंगरा को मृत्यु दंड दिया गया था। ओके फ्रेंड्स, करजन वायली की हत्या के आरोप में जो है मदन लाल धिंगरा को मृत्यु दंड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट कौन से अधिनियम की आधार बनी? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट जो है कौन सी अधिनियम की आधार बनी? तो ये जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 का जो है अधिकार बनी। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 की जो है आधार बनी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो है ये भारत सरकार अधिनियम 1919 की अधिकार बनी। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो है दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1919 की अधिकार बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू लेम्स फॉर ओल्ड में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों को कौन लिखा था? ठीक है, तो सीधे समझिए, न्यू लेम्स फॉर ओल्ड जो है किसके द्वारा लिखा गया था? तो न्यू लेम्स फॉर ओल्ड जो है अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया था। न्यू लेम्स फॉर ओल्ड जो है अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया था। न्यू लेम्स फॉर ओल्ड जो है ये अरविंद घोष के द्वारा जो है लिखा गया था। अब है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को जो है फांसी की सजा दी गई थी? तो फांसी की सजा दी गई थी राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह को। ओके, काकोरी ट्रेन डकैती में जो है राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह को जो है फांसी की सजा दी गई थी। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में जो है राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह को फांसी दी गई थी। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में जो है राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह को जो है फांसी की सजा दी गई थी। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा भगत सिंह। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक में से जो है भगत सिंह भी थे। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक में जो है भगत सिंह भी थे। अब है, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा है? निम्नलिखित पंक्तियों को जो है किसने लिखा है? ठीक है, सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये लिखा गया था बिस्मिल के द्वारा। ये लिखा गया था बिस्मिल के द्वारा। ओके, सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
तो ये लिखा गया था बिस्मिल के द्वारा। ठीक है, अब है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किसने दिया, तो ये नारा जो है भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह के द्वारा लिखा गया था, जबकि इसका रचना जो है मोहम्मद इकबाल ने की थी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह के द्वारा दिया गया था और इसकी रचना जो है मोहम्मद इकबाल के द्वारा किया गया था। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई थी। पूछ रहा है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है कब फांसी दी गई थी, तो इन्हें फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को जो है कब फांसी दी गई थी, तो इनको फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। ठीक है, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को जो है कब फांसी दी गई थी, तो इनको फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी, तो इनकी उम्र जो है 21 साल से थोड़ा ज़्यादा थी। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी, तो इनकी उम्र जो है 21 साल से थोड़ा ज़्यादा थी। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी, तो इनकी उम्र जो है 21 साल से थोड़ा ज़्यादा थी। अब पूछ रहा है अनुशीलन समिति जो है वो क्या थी। अनुशीलन समिति जो है वो क्या थी, तो अनुशीलन समिति जो है एक क्रांतिकारी संगठन थी। अनुशीलन समिति जो है एक क्रांतिकारी संगठन थी। अनुशीलन समिति जो है दोस्तों एक क्रांतिकारी संगठन थी। अब है ईस्वी 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था। 1913 में जो है पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी, तो ये स्थापना किया गया था सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा। 1913 में जो है पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा का स्थापना जो है किसने की थी, तो ये किया गया था सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा। 1913 में जो है पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी, तो ये किया गया था सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिटगांव सशस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी किसके द्वारा। चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना किसके द्वारा बनाई गई थी, तो ये योजना जो है सूर्यसेन के द्वारा बनाई गई थी। ओके, चिटगांव सशस्त्र छापामारी की योजना जो है ये सूर्यसेन के द्वारा बनाई गई थी। ओके फ्रेंड्स, चिटगांव सशस्त्र छापेमारी की योजना जो है ये सूर्यसेन के द्वारा बनाई गई थी। ओके, अब है निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका प्रतिपादन जो है अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। ओके, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। ओके फ्रेंड्स, तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आप लोग को सेशन पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट्स जो है आप सभी तक मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।